सर, ये जो रिपोर्ट आई है, कितनी अहम है ये रिपोर्ट? क्या कहते हैं ये जो रिपोर्ट है, जो खुलासे हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर देखा जाए तो क्या संकेत देते हैं? देखिए रामप्रकाश जी, वास्तविकता यह है कि बीजेपी के शक्ति के जो दो स्रोत हैं, एक स्रोत है पैसा, धन, और दूसरा है ईवीएम। अगर जनता को विवेकपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार मिले और लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हो और जो सरकारी संस्थाएं हैं वो निष्पक्ष रूप से काम करें, तो बीजेपी का पत्ता बिल्कुल साफ है। देखिए, जितने भी हुए चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में हुआ, जब नोटबंदी हुई, नोटबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब जनता को बहकाया गया, जनता को अलग प्रकार का संदेश दिया, ब्लैक मनी लाएंगे और काला धन खत्म होगा, टेररिस्ट की जो कार्य प्रणाली है वो ठप हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसका मकसद वो था ही नहीं। उसका बेसिक मकसद ये था कि विपक्षी दलों के पास पैसे का स्रोत बंद हो जाए। पैसे का स्रोत बंद हो गया, और आप जानते हैं, अगर इस रिपोर्ट में जो निकला कि जिस प्रकार से सरकारी संस्थाओं के माध्यम से दबाव बनाकर संस्थाओं से पैसा बीजेपी के चुनावी बॉन्ड में दिलवाया गया, जो लोग कांग्रेस के हमेशा से दान करता थे, उन पे ये दबाव बनाया गया कि तुम अब कांग्रेस को पैसा नहीं दोगे, अगर कांग्रेस को पैसा दोगे तो तुम पे ईडी सीबीआई की कार्रवाई हो जाएगी। तो इधर तो पैसे का स्रोत बंद हो गया। अब देखिए, हालिया आप देखिए, कांग्रेस के चुनावी जो फंड था उसमें से काफी पैसा इनकम टैक्स ने निकाल लिया, जबकि ये कहा गया कि जो ये राजनीतिक दलों के फंड होते हैं इसमें इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन कांग्रेस के स्रोत सुखा दिए गए। बीजेपी के स्रोत जो है भरे हुए, पैसा भरा हुआ है। अब वो चाहे दारू बांटे, चाहे मुर्गा बांटे, चाहे 5-5 हजार 10-10 हजार दे, कुछ दे। अब वो सवाल ये है असली, रामप्रकाश जी, चलिए, एक राजनीतिक दल है, बीजेपी एक राजनीतिक दल है, कांग्रेस राजनीतिक दल है, उनकी भावनाओं को समझा जा सकता है। जो ये सरकारी अधिकारी हैं, इनको क्या हो गया है? क्या ये लोग इतने ज्यादा भ्रष्ट हो गए हैं, इतने ज्यादा दुष्ट हो गए हैं, इतने ज्यादा निकृष्ट हो गए हैं कि इनके जो संवैधानिक कर्तव्य हैं उनका ये निर्वहन करने को तैयार नहीं है? और देखिए, ये चीज खुलेगी तो है, आज नहीं खुलेगी, 3 महीने के बाद खुलेगी। इंडिया गठबंधन जिस प्रकार से एक रणनीतिक रूप से संगठित होकर चुनाव लड़ रहा है, 3 महीने बाद खुलेगी। इन सरकारी अधिकारियों का क्या होगा? ये नहीं सोच रहे क्या, ये जो पूंजीपतियों से पैसा वसूला गया है, ब्लैकमेल किया गया है, मैं इसको ब्लैकमेलिंग कहूंगा, कि या तो पैसा दो, नहीं तो तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हें जेल भेज देंगे। जैसे आम आदमी पार्टी ने कहा कि उन पर दबाव डाला गया, आप कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे, अगर आप समझौता करेंगे तो हम अरेस्ट कर लेंगे। अरविंद केजरीवाल को हो सकता है, जैसे आम आदमी पार्टी कह रही है, 2 दिन के अंदर जेल के अंदर भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार की ब्लैकमेलिंग राजनीतिक दल ही करे, ये तो बात समझ में आती है। ये सरकारी अधिकारी क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? अगर ये सत्ता बदलती है 3 महीने के बाद, इन सरकारी अधिकारियों का भविष्य क्या है? ये पूंजीपति तो देखिए, कोर्ट में आके अंडर ओथ ये स्टेटमेंट दे देंगे कि हमसे दबाव बनाया गया, हमसे कहा गया कि बीजेपी को पैसा दीजिए वरना आपको जेल भेज देंगे। उसके बाद इन अधिकारियों का क्या होगा? क्या ये जेल नहीं जाएंगे? क्या इनको भरपूर दंड नहीं मिलेगा? जितना पैसा इन्होंने कमाया है, क्या वसूला नहीं जाएगा? 15-20 साल के लिए जेल नहीं जाएंगे? तो मेरे को ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की पूरा वातावरण हम देख रहे हैं, जिसके अंदर में ये देख रहे हैं कि किसानों के ऊपर अत्याचार, पूंजीपतियों के ऊपर अत्याचार, मध्यम वर्ग के ऊपर अत्याचार, गरीब वर्ग के ऊपर अत्याचार, इसका मतलब यह है कि आप चुनाव जीतना चाहते हैं केवल पैसे के माध्यम से। और पैसा एक महत्वपूर्ण चीज है, रामप्रकाश जी, आप जानते हैं, बहुत कम लोग हैं ऐसे सिद्धांतवादी हैं, हम जैसे लोग हैं, क्योंकि आजकल तो मैं पत्रकारों को भी बिकता हुआ देख रहा हूं। पहले ये था कि कम से कम जो मेन मीडिया था उसे यूट्यूब चैनल वाले आके कंपटीशन देते थे और सच्चाई दिखाते थे। आजकल तो मैं यूट्यूब चैनल में भी ऐसे ऐसे पत्रकारों को देख रहा हूं जिनके सुर बिल्कुल बदल गए। इसका मतलब ये पैसे का बड़ा महत्व है। अब वो हम जैसे लोग हैं, प्रलोभन से मुक्त हैं, हमने देश की सेवा का कर्तव्य झंडा ओढ़ रखा है, सारी बाधाओं को पार कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं किस तरह लोग बिक रहे हैं। लेकिन एक पूंजीपतियों से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं आपके कार्यक्रम के माध्यम से, अगर आपने पैसा दिया मजबूरी में, आपकी मजबूरी हमें समझ में आती है, अगर इसके बाद भी आपने इनको इलेक्शन जीतने दिया और अपने लोगों को इनके पक्ष में वोट डलवाया,
तो 2024 के बाद भाई साहब आपके कपड़े भी बिक जाएंगे। और आप लोगों को अभी तो 100-200 करोड़ आपने दिया होगा, 2024 में 500 करोड़ देंगे, वरना आपके अधिकारियों की पिटाई भी करेंगे और आपकी भी पिटाई होगी और आप जेल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं लोकतांत्रिक ढंग से, जैसे निष्पक्ष रूप से सरकारी अधिकारी काम करते थे और जिस प्रकार पूंजीपति अपने निवेश का फायदा उठाते थे, अगर वो चीज चाहते हैं तो सत्ता आपको बदलनी पड़ेगी, पैसा आपको देना पड़ा, आपकी मजबूरी समझते हैं, लेकिन सत्ता बदलने में इनका साथ मत दीजिएगा। और ये बिल्कुल पक्की बात है, आज के तारीख में दो बिल्कुल नैरेटिव खड़े हो गए हैं। एक जो किसानों पे गोली चलवाने वाला नैरेटिव है, जो इस प्रकार से ब्लैकमेलिंग करके पैसा कमाने वाला एक पक्ष है, और दूसरा पक्ष है जो कहता है हम एमएसपी की गारंटी भी देंगे, देश में सद्भाव भी स्थापित करेंगे और देश में सब लोग मिलकर उन्नति करेंगे। विकल्प इन पूंजीपतियों को भी चुनना है, उनकी मजबूरी है, लेकिन ये ध्यान रखें अपने कर्मचारियों को अगर आप नहीं कहेंगे, और जो आपकी पिटाई हुई है, हम लोगों को तो पता है किस किस पूंजीपति के अधिकारियों को पीटा गया है, आपके कर्मचारी भी जो पिटे हैं वो जानते हैं, अपने परिवार में सच्चाई पहुंचाइए। जी। अखिल स्वामी सर, दो सवाल हैं जो मैं अभी समझना चाहता हूं। एक तो कांग्रेस की हम थोड़ी बात करें। कांग्रेस ने जो ये आरोप लगाया, इससे इतर एक आरोप और कुछ दिन पहले लगा था, जब कांग्रेस पार्टी के चारों अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, फिर उसमें थोड़ा सा ढील दिया गया और उसके बाद आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी ने कि करीब 65-66 करोड़ रुपए, 65.8 करोड़ रुपए जो है वो गायब हो गए उसके अकाउंट से। सर, कहां गए ये पैसे? और दूसरी तरफ एक बात और है कि अर्थव्यवस्था की बात खूब हो रही है, कर्ज देश के ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है। आईएमएफ ने चेतावनी जारी कर दी, जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है उसका लगभग 80% जो है वो कर्ज में है, कर्ज के सहारे चल रहा है, और दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाए जाने का दावा भी ये सरकार कर रही है। तो ये जो दावे हैं, क्या ये इसी तरीके के सरकार की इन्हीं नीतियों के सहारे पूरे हो पाएंगे? देखिए रामप्रकाश जी, पहले तो मैं कहूं, जो प्रदीप जी ने कहा कि मेरा जिगरा बहुत बड़ा है, उनका छोटा है, मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं। उनका और देशपांडे जी का जिगरा मुझसे बड़ा है। उन्होंने अडानी जी का नाम लिया, मैंने अपनी चर्चा में अडानी जी का नाम नहीं लिया था, आपने भी लिया। तो देखिए, जिन जिन ने अडानी का नाम लिया है वो परेशानी में हैं। बाकी आप कुछ कह लीजिए, अडानी जी का नाम लेना मतलब आपका जिगरा बहुत बड़ा है, नंबर एक। नंबर दो, 37% वोट की बात हो रही है। 37% का मतलब होता है 63% वोट दूसरी तरफ है। इंडिया गठबंधन में जिस प्रकार का समझौता हो गया है, समझौता बहुत ईमानदारी से और विवेकपूर्ण तरीके से हुआ है। ये बात आप समझ लीजिए, 2024 का चुनाव के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उसका एक और कारण भी है। पहला तो ये 37 और 63 का है। दूसरा यह है, जो नीतीश कुमार हैं और एकनाथ शिंदे हैं और अजीत पवार हैं, ये अपने अपने इलेक्शन सिंबल पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और चुनाव के बाद ये सब इंडिया गठबंधन में आने वाले हैं। आपको पता होगा, लालू यादव और नीतीश कुमार की एक सीक्रेट मीटिंग हुई है, जिसकी मध्यस्थता आनंद मोहन सिंह ने की है। तीसरी बात, जो अडानी जी के प्रोजेक्ट तेलंगाना में और हिमाचल प्रदेश की बात हुई, देखिए मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि अगर आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने स्टेट का करना है, और आज के तारीख में सारी की सारी पूंजी अंबानी और अडानी जी के पास है। अंबानी जी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 21 लाख करोड़ हो गया है, जियो फाइनेंस का जोड़ लीजिए 23 लाख करोड़ हो गया है। उसमें अगर 30% उनका खुद की शेयर होल्डिंग है, इसका माने करीब 8 लाख करोड़ की नेटवर्थ है अंबानी जी की। और जब आपको इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट पता ही होगा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, छोटे पूंजीपति बड़े पूंजीपतियों से कंपटीशन नहीं कर सकते, क्योंकि साइज मेक्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस। देखिए, हिमाचल तेलंगाना का अडानी जी से प्रोजेक्ट लगवाना एक मुद्दा है, असली मुद्दा जिस पे आपत्ति है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो बने हुए हैं उनको अडानी जी को देना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। आप बनी बनाई रेलवे को अगर अडानी को दे देंगे, बने बने बंदरगाहों को दे देंगे, रोड्स को दे देंगे, और जो 75 साल में देश के अंदर डेवलपमेंट हुआ है उसको आप अगर अडानी को देंगे, वो भ्रष्टाचार है। मेरे को कोई परेशानी नहीं है अगर भ्रष्टाचार, देखिए मैं अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूं या देश हूं, और राम प्रकाश जी के पास 5 लाख करोड़ का ब्लैक मनी है, अगर आप 5 लाख करोड़ का ब्लैक मनी में इंडस्ट्री लगा रहे हो तो मेरे देश के, मेरे प्रदेश के लोगों को नौकरी मिलेगी, मुझे इसमें क्या आपत्ति है? ब्लैक मनी रोकना मेरा काम नहीं हो, इनकम टैक्स और ईडी का काम है। मेरा काम यह है कि मेरे प्रदेश का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, और मैं देख रहा हूं कि आज सारी पूंजी अगर अंबानी अडानी के पास है
तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, मुझे क्या परेशानी है। लेकिन असली मुद्दा यह है कि जो उसमें शेल कंपनी से पैसा आ रहा है, जो सेबी के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, वो स्टेट गवर्नमेंट का देखना काम नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का देखना काम है। तो इसमें हम लोग बिना बात मीन मेख न निकालें कि तेलंगाना में, हिमाचल में अडानी जी के प्रोजेक्ट लग रहे हैं। प्रोजेक्ट लगाना किसी भी प्रदेश का काम है। अगर यहाँ पे आके दाऊद इब्राहिम भी अगर पैसा लगाता है, भैया लगा दो तुम अपना 5 लाख करोड़ हिंदुस्तान के अंदर, मेरे को क्या पता, एसेट तो यहाँ क्रिएट होंगे ना। फिर हम दाऊद इब्राहिम को निकाल के बाहर कर देंगे। पहले प्रोजेक्ट तो लगाओ, लोगों को नौकरियां तो मिलें। अब यूपी के अंदर पेपर लीक हो जाता है, नौकरियां मिलती हैं, बिहार में वहां सत्ता बदल जाती है। असली मुद्दा यह है 2024 में अगर बेईमानी न हुई, ईमानदारी से चुनाव हुआ और किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे अगर ईमानदारी से चुनाव होगा। अगर बेईमानी से होगा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जितनी बार मैंने अडानी जी का नाम लिया, मेरा जिगरा उतना बड़ा नहीं है, उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए, और जो अडानी जी का नाम लेंगे उनका जिगरा मुझसे बड़ा है। जी सर, कांग्रेस वाला सवाल रह गया मेरा। कांग्रेस के खातों को लेकर के मैंने सवाल किया था। नोटबंदी याद होगी, नोटबंदी को लेकर के जिस तरीके का आरोप अभी फिर से कांग्रेस ने भी उस बात को दोहराया है। राम प्रकाश जी, देखिए ये तो चीजें आज की तारीख में बिल्कुल स्पष्ट हैं। अपोजिशन के स्रोतों को ये बंद कर देंगे, ये कर रहे हैं और ये कर देंगे, पैसा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये चीज भूल रहे हैं। देखिए मैं 1977 में, मेरी उम्र बहुत छोटी थी, पहली नौकरी थी मेरी, भोपाल के अंदर पोस्टेड था। वहां चादर में जनता पार्टी वाले जब चादर फैलाते थे, जितने नोट होते थे पूरी भर जाती थी चादरें। देखिए जनता को पैसा देने से आप नहीं रोक पाएंगे। आज जनता पीड़ित है, आज किसान पीड़ित है, और किसान ये देख रहा है कि अगर ये सत्ता लौट गई, और राहुल कह रहे हैं हम एमएसपी की गारंटी देंगे। भाई अगर राहुल एमएसपी की गारंटी नहीं देंगे, उनको सत्ता से बाहर कर देना, ट्रैक्टर लेके आना, देखते हैं कौन कीले गाड़ता है, हम लोग अपोज करेंगे। राहुल गारंटी दे रहे हैं ना। तो देश के अंदर अगर 70 करोड़ किसान हैं और 500-500 रुपए भी देंगे, अरे इतना डीजल तो भरवा रहे हैं ना ट्रैक्टर लेके दिल्ली और हरियाणा में आने में, अगर 1-1 हजार रुपए देंगे, कितना रुपए इकट्ठा हो जाएगा। और वही भाई देखिए मुद्दा यह है, अगर लोगों को ऐसी सत्ता चाहिए जहां कीले गाड़ी जाएं और जहां गोली चलाई जाए, तो पैसा हो या ना हो। देखिए 77 का इलेक्शन, 80 का इलेक्शन, 84 का इलेक्शन, सारे इलेक्शन ये दिखाते हैं सत्ता और पैसा एक हद तक काम करते हैं। और आज जनता जागृत हो गई है, वास्तविकता में जनता जागृत हो गई है। उनका 37% उनके साथ है। लेकिन जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल ने, तेजस्वी यादव ने और अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने, परिपक्वता उद्धव ठाकरे ने और शरद पवार ने दिखाई है, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते थे। अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ, बीजेपी नहीं आ रही है सत्ता में, मोदी जी सत्ता में नहीं आ रहे हैं, पैसा आप सब कुछ झोंक दीजिए तो भी नहीं आ रहे हैं, पैसा उनके पास है और वो रहेगा। कांग्रेस के स्रोत बंद कर देंगे, ऐसा ही होगा। लेकिन चुनाव नहीं जीतेंगे अगर जनता की चलेगी। अगर जनता का ईवीएम के माध्यम से गला घोंटा गया तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जी